हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसका पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के अलावा अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं। देखिए, हिंदी के व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन स्वरों से मिलकर बने होते हैं। और व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 इनके भेद होते हैं व्यंजनों के। कौन कौन से ये 3 भेद हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बात करें स्पर्श व्यंजन की तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में रखा गया है। और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में रखा गया है। और ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है आपका ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। तो 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के। और इन 5 वर्गों में कितने व्यंजन हैं? 5-5 व्यंजन हैं। यानी कि क वर्ग की बात करें तो इसमें 5 व्यंजन हैं। कौन कौन से ये व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ और अंग। 5 व्यंजन हैं क वर्ग में। ऐसे ही आपके च वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में भी आपके 5 व्यंजन हैं। ट, थ, ड, ढ और अण। त वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। त, थ, द, ध और न। ऐसे ही आपके प वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। प, फ, ब, भ और म। तो इन 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है इनको 5 वर्गों में रखा गया है। क वर्ग, च वर्ग, इसके अलावा ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन 5 वर्गों में कितने व्यंजन हैं? 5-5 व्यंजन हैं। अब बात करें अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और बात की जाए ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी आपके कितने होते हैं? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? श, श, श और ह। तो 4 आपके ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं हिंदी में। कौन कौन से? आपका श हो गया, त्र, इसके अलावा ज्ञ और श। तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी में। और हिंदी में ही अयोगवाह व्यंजनों की अगर हम बात करें, व्यंजन नहीं कह सकते, अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह कितने होते हैं हिंदी में? 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह, 2 आपके अयोगवाह हैं हिंदी में। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन
पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपके ड और ढ ऐसे व्यंजन हैं जो द्विगुण व्यंजन हैं। तो सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है। देखिए सबसे पहले कारक की हम बात करते हैं। देखिए कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ होता है क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला जो है ये क्या कारक का अर्थ होता है। देखिए क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। और हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, पूछा जा सकता है। बताइए हिंदी में कारक चिन्ह जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें परसर्ग, जिन्हें क्या कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कारक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है, और इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से ये चिन्ह हैं, सबसे पहले देखिए, पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, इसके अलावा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, और है आपका अपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और आपका संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो 8 कारक होते हैं हिंदी में। तो ये 8 कारक कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबोधन तो देखिए सबसे पहले कर्ता की बात करें तो वाक्य में जिस शब्द के द्वारा क्रिया करने का बोध होता है तो वो होता है आपका कर्ता कारक। यानी कर्ता कारक का जो विभक्त चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो होता है ने। कर्ता के साथ हमेशा क्या लगेगा, ने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले ले, राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, तो आपका जो यहाँ पे ने है वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कर्ता जहाँ पे लगेगा वहाँ पे हमेशा ने लगेगा, कर्ता ने लगेगा, कर्ता के साथ हमेशा, कर्ता कारक के साथ हमेशा क्या लगेगा, ने लगेगा। ऐसे ही हम कर्म कारक की बात करें, कर्म कारक की, तो कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो सारा प्रभाव किस पर आ रहा है, राम ने किसको, रावण को मारा। तो को यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक के साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका को लगेगा। तो कर्म कारक में क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ऐसे ही करण कारक की बात करें, कर्ता कर्म में ने लगेगा, कर्म में को लग गया, करण में क्या लगेगा आपका, से या के द्वारा, से या के द्वारा। कहाँ पर क्या लगेगा ये आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हैं कि कौन सा कारक हो जाएगा। तो ऐसे ही करण में आपका से या के द्वारा लगता है। संप्रदान जो कारक है इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है को या के लिए, को के लिए संप्रदान कारक में लगता है। ऐसे ही अपादान की बात करें, अपादान कारक की, तो अपादान कारक में क्या लगेगा, से लगता है। और संबंध कारक की बात करें, संबंध कारक में क्या लगेगा, का, के, की, रा, रे, री या फिर ना, ने, नी, ये सभी आपके संबंध कारक में लगेंगे। अधिकरण की बात करें तो अधिकरण कारक में कौन क्या क्या लगेगा, एक तो मैं लगेगा और दूसरा पर लगेगा। मैं या पर आपके किस में लगेगा, अधिकरण कारक में लगेगा। और ऐसे ही संबोधन कारक की बात करें, संबोधन कारक में क्या क्या लगेगा, हे, हो, अरे, अपि, अहो।
तो ये सब आपके लगेंगे संबोधन कारक में। तो किस कारक में कौन सा योजक चिन्ह लगेगा ये आपको पता रहना चाहिए, तो आप करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे श्री राम ने बाण से बाली को मारा, तो इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक, बाण से में कौन सा कारक है ये बताना था। तो मैंने क्या बताया, से किस में आएगा, आपके से या के द्वारा किस में आएगा, जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग भी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाण से बाली को मारा, तो बाण से में कौन सा कारक हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, क्योंकि से के द्वारा किस में आ रहा है, से या के द्वारा किस, बाण के द्वारा या बाण से मारा, तो इसमें कौन क्या क्या आ रहा है, करण कारक आ रहा है। तो करण कारक में होता है आपका क्या, से या के द्वारा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करण कारक। तो आपको एक एक कारक में कौन सा योजक चिन्ह लगेगा वो पता होगा, तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अगला देखिएगा, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द तो आप सभी छाट ही लेंगे, सच्चिदानंद कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से सच्चिदानंद लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं। देखिए दोहा के ठीक विपरीत जो छंद होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोरठा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए छंद की बात करें तो छंद जो है ये छंद शब्द छद धातु से बना है, छद धातु से बना है आपका छंद शब्द, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना, जिसका अर्थ क्या होता है, आह्लादित करना या खुश करना, इसका अर्थ होता है छंद का। और छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, पिंगल भी इसी को ही कहा जाता है, छंद को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है छंद का दूसरा नाम बताइए क्या है, तो आपके ऑप्शन में पिंगल और इसके अलावा और भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे पिंगल करेक्ट करना होगा। छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं छंद के, और इनमें प्रत्येक को क्या कहा जाता है, छंद के 4 भाग होते हैं और इनमें प्रत्येक को क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है, चरण कहते हैं प्रत्येक को। और कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। ध्यान रखिएगा 4 चरण होंगे लेकिन लिखे 2 ही पंक्तियों में जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं दोहा, दोहा या फिर सोरठा इनको कहा जाता है। यानी कि जिनके चरण तो 4 होंगे लेकिन 2 ही पंक्तियों में वे लिखे जाएंगे, जैसे कि दोहा हो गया और आपका सोरठा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार के मुख्य भेद हैं। देखिए अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भेद। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलंकार की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, आभूषण इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का, यानी कि जिस प्रकार स्वर्ण आदि के जो आभूषण होते हैं उनसे शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से किसकी शोभा, काव्य की शोभा बढ़ती है। देखिए अब हिंदी में अलंकारों की बात करें तो 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार, शब्दालंकार, इसके अलावा आपका अर्थालंकार और आपका आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार। देखिए शब्दालंकार क्या होते हैं, शब्द पर आश्रित जो अलंकार होते हैं उनको शब्दालंकार कहा जाता है, ऐसे ही अर्थ पर आश्रित अलंकारों को अर्थालंकार कहा जाता है। और आधुनिक पाश्चात्य अलंकार किसे कहा जाता है, आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार ही आपके क्या होते हैं, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार होते हैं। लेकिन 3 प्रकार के तो होते हैं लेकिन मुख्य जो भेद माने जाते हैं वो 2 ही माने जाते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार।
तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। देखिए अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है, फिर भी कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ डेली ही प्रोवाइड कराई जा रही है। कल भी आपकी सीरीज़ बन चुकी थी लेकिन नेट की कनेक्टिविटी के कारण वो नहीं आ पाई, तो आप सभी को आज शाम को वो क्लास मिलेगी क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस पब्लिश करनी बाकी रह गई है। तो नेट की कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो पाई, तो आप सभी से क्षमा चाहूँगी कल की क्लास के लिए, रात को फॉरेस्ट गार्ड वाली क्लास के लिए। तो आज आप सभी को रात को वो सीरीज़ भी मिलेगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और साथ ही साथ आप सभी जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। मेन रूप से देखिए कुछ लोग ही कमेंट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ ही लोग कमेंट कर रहे हैं। जितने लोग भी हमारे इस सेशन को फॉलो करते हैं तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये सेशन कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा बताना है कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है मनुष्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि देखिए नदी हो गया, पर्वत हो गया, लकड़ी हो गया, इसके अलावा मनुष्य हो गया, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। कैसे हो जाएंगे, देखिए जो आपकी नदी है ना, नदियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आपके सरयू नदी ले लीजिए, रामगंगा, अलकनंदा, अलग अलग नाम से बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन उन सभी नदियों जो इतनी नदियां हैं उनका जो जातिवाचक है वो एक ही है, यानी कि नदी से इसको डिनोट, सभी नदियों को एक नदी नाम से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जाति, यानी कि नदी जो है वो सभी नदियों की जाति का यहाँ पे बोध करा रहा है। कुल मिलाकर ये समझिए। ऐसे ही पर्वत भी बहुत सारे पर्वत हैं तो इसका एक जाति ले लिया, पर्वत जो है एक जाति हो गया। तो ऐसे ही आपका लकड़ी भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन लकड़ी एक जनरल वर्ड है ना, तो जाति पूरी ही लकड़ी जाति का ये बोध करा रहा है, पूरी लकड़ी। ऐसे ही मनुष्य जो हो गया, मनुष्य भी अलग अलग मनुष्य हैं, लेकिन एक जनरल वर्ड ले लिया हमने यहाँ पे मनुष्य, जो कि किसी भी संज्ञा की जाति का बोध करा रहा है। यानी कि मनुष्य आपका एक संज्ञा हो गया, या फिर आपका जो आदमी होता है एक संज्ञा होता है, तो उस पूरी आदमी जाति का ये बोध कराता है। तो मनुष्य भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराता है। किंतु गंगा की अगर हम बात करें, गंगा नदी की बात करें, तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है। या फिर हम किसी लड़के का नाम लिख लें, यहाँ पे राम ही लिख लें, तो राम जो है एक विशेष लड़के का नाम है, और इसलिए जो गंगा है या राम है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो थोड़े से पॉइंट आप माइंड में रखिए तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, जो कम बोलता हो। तो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्पभाषी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है। देखिए कृपया जाएं, यहाँ पर कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, अनुरोधवाचक है, या इनमें से कोई नहीं है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
तो देखिए कृपया जाएं, तो हम किसी को जाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि हम किसी से जाने का अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? अनुरोध वाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो देखिएगा, उत्तराखंड राज्य की जो द्वितीय राजभाषा है वो कौन सी है? वो है आपकी संस्कृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम जो राजभाषा है वो कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, उत्तराखंड राज्य की प्रथम राजभाषा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ आपके रचनाएं दी हैं, दूसरी तरफ आपके क्या दिए हैं? लेखक दिए हैं। तो कौन से लेखक की कौन सी रचना है ये बताना है। देखिए, महादेवी वर्मा की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? यामा रचना है महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी है। कबीर की रचना की बात करें तो बीचक कबीर की रचना है। और तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरित मानस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? देखिए, पीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या? पिपासा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, संगतकार कविता के कवि कौन है? देखिए, संगतकार जो कविता है इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। देखिए, मंगलेश डबराल के जन्म की बात करें तो कब इनका जन्म हुआ? वर्ष 1948 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल में मंगलेश डबराल का जन्म हुआ। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं। तो हम जो देखते हैं रचना के लिए इनको वर्ष 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हम जो देखते हैं रचना के लिए। और मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 काव्य संग्रह कौन कौन से हैं मंगलेश डबराल के? एक है पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। इसके अलावा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, 3 ये हो गए। इसके अलावा नए युग का शत्रु, और इसके अलावा है आवाज भी एक जगह में। तो इनके 5 काव्य संग्रह है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज भी एक जगह में। तो इन सभी काव्य जो संग्रह हैं मंगलेश डबराल के, उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आयोग के द्वारा काव्य संग्रह जरूर पूछे जाते हैं। इनके गद्य संग्रह की अगर हम बात करें तो लेखक की रोटी, इसके अलावा कवि का अकेलापन, ये इनके प्रमुख गद्य संग्रह है। और देखिए, वर्ष 2001 में इन्हें आधारशिला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वर्ष 2001 में। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार है। देखिए, शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य है ये आपका, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संदेहवाचक यानी कि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि बारिश होगी ही, एक अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि संदेह किया जाए, तो संदेहवाचक यहाँ पे आपका वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तब तक आप संदेहवाचक के बारे में थोड़ा सा और समझिए।
देखिए सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो या वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सॉरी यहाँ पे संदेह, आपके संदेहवाचक वाक्य की बात हो रही है, संदेहवाचक की। तो संदेह आपका सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसको तो हम वाक्य कहते हैं, ये समझ में आ गया। और अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, ये भी समझिए। अब यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य की अगर हम बात करें तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों में संदेह या फिर संभावना व्यक्त होती है उनको क्या कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि शायद शाम को वर्षा हो जाए या फिर वह आ रहा होगा। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि शाम को वर्षा आएगी, लेकिन हम शायद यहाँ पे शब्द लगा रहे हैं तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं, या फिर वह आ रहा होगा में एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की बात करें तो 8 भेद होते हैं वाक्य के। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो इन सभी वाक्यों को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जल्दी से बताएं। 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। देखिए फूलदेई जो त्यौहार होता है ये कब मनाया जाता है? ये आपके चैत्र मास संक्रांति को मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूलदेई त्यौहार जो है इसको फूल संग्राद, ध्यान दीजिएगा, फूल संग्राद भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए देवनागरी लिपि को लोक नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। और यह लिपि कहाँ से? बाईं ओर से, यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर यह लिपि लिखी जाती है। जबकि फारसी लिपि की अगर हम बात करें तो फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये एक इसका गुण है लोकनागरी लिपि या देवनागरी लिपि का, कि यह जो लिपि है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिएगा, दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए दिग्गज जो शब्द है आपका, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें है आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है व्यंजन संधि। जैसे कि यहाँ पे दिग्गज है, दिग्गज का हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? दिक धन गज, दिक धन गज। तो दिक धन गज क्या होता है? दिग्गज होता है। अब देखिए यहां पर है आपका, यहां पे है व्यंजन क हो गया और यहां पे है ग। क में उच्चारण कौन सा आ रहा है? अ का उच्चारण आ रहा है ना, तो अ और ग। देखिए व्यंजन के बाद स्वर, यहाँ पे व्यंजन है आपका क, आधा क आ रहा है तो आपका क ही यहाँ पे व्यंजन रहेगा, अ का उच्चारण नहीं होगा यहाँ पे क। और यहाँ पे आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद अगर व्यंजन या स्वर आने से जो परिवर्तन होता है वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर व्यंजन है आपका क और इसमें आपके ग व्यंजन मिलता है तो आपका क्या बनता है? दिग्गज बनता है। तो यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा। देखिए वर्तनी क्या होती है, थोड़ा सा ये समझिए। देखिए लिखने की रीति को वर्तनी या इसको अक्षरी कहते हैं। वर्तनी या अक्षरी किसको कहते हैं?
लिखने की जो रीति होती है इसको वर्तनीय अक्षरी कहते हैं, जिसे हिज्जे भी कहा जाता है, इसको हिज्जे भी कहा जाता है वर्तनी को ही। तो वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वो उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन से होता है। वर्तनी का सीधा संबंध किससे होता है? उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी आपकी क्या होगी? अशुद्ध ही होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका तात्कालिक जो शब्द है, तात्कालिक शब्द, तो सही रूप में तात्कालिक शब्द होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? तत्कालिक बोल देते हैं। तो जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा हिंदी में। तो यहाँ पे आपका तत्कालिक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तत्कालिक, तात्कालिक ना लिख के हम क्या लिखते हैं? तत्कालिक लिखते हैं। अगर हम तत्कालिक बोलेंगे तो ऐसे ही हम तत्कालिक ही लिखेंगे। वैसे ही आवाज़ की बात करें तो आवाज़ जो शब्द है, आवाज़ होता है ना, शुद्ध शब्द आवाज़, आवाज़ होता है शुद्ध शब्द, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आवाज़ होता है आपका शुद्ध शब्द, लेकिन हम आवाज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही लिखा भी जाता है आवाज़। ऐसे ही आधीन जो शुद्ध शब्द है आधीन होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अधीन बोलते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही वर्तनी का जो संबंध है वो उच्चारण से होता है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन जैसा ही होगा, जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो आशीर्वाद कैसा बोला जाता है? जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द का चयन करना है। तो देखिए आपका जो सृजन शब्द हो जाएगा उसका सही विलोमार्थक शब्द कौन सा होता है? सृजन का मतलब बनाना और विनाश का मतलब क्या होता है? उसको समाप्त करना। तो सृजन का आपका हो जाएगा क्या? विनाश। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और शाम को आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी मिलेगी। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देखिएगा। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज की, और जल्द ही आपको हिंदी की भी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग हिंदी की प्लेलिस्ट भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग क्लासेस के साथ, नई इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।